नमस्कार, मैं देवांश आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं हिंदी व्याकरण का सेशन। आज हम लोग जानने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। और मेरा ये चैनल देवांश सिंह लेक्चर करके है, आप लोग सर्च कीजिए और हिंदी व्याकरण का पूरा कोर्स मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि हम जो हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, कोई भी अगर पढ़ाता है हम बस जानते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण के बारे में आप लोग परिभाषा जान लेते हैं, जो किताबी परिभाषा है। उसके आगे आप लोग नहीं जान पाते हैं कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्याकरण कहाँ से आया है और व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये सब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग के लिए मैं बहुत ही छोटा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग को व्याकरण के बारे में फर्स्ट पार्ट मेरा ये फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग व्याकरण के बारे में पूरी जानकारी 20 से 30 मिनट में लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन आप शुरू करते हैं। हम लोग पहले लेक्चर से आप लोग को इस चैनल पे पूरी की पूरी लेक्चर फ्री मिलेगी और आपको जुड़े रहिएगा, प्रयास कीजिएगा पूरा वीडियो देखने का। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें पहले उसके अर्थ को समझना पड़ेगा, वो वर्ड कहाँ से आया है इस चीज को समझना पड़ेगा। जैसे हम गणेश कहते हैं तो गणेश का शाब्दिक अर्थ है गण जोनिस। जो लोगों का, भक्तों का जो देवता है उन्हें हम लोग गणेश कहते हैं। गणों के ईश्वर को हम लोग गणेश कहते हैं। जिस प्रकार से इस वर्ड का शाब्दिक अर्थ जानने के बाद आप लोग एकदम से फाइनल हो गए कि इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में आप आगे जानिएगा। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, व्याकरण का भी शाब्दिक अर्थ समझेंगे और इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी एकत्रित करेंगे, ताकि हमें पढ़ने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। या आप 1 क्लास के हो या 2 या 8, 7, 6 किसी भी क्लास के हो या 10, 12 के हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं व्याकरण के शाब्दिक अर्थ से। पहला टॉपिक हमारा, चलिए व्याकरण क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सर्वप्रथम ये देखेंगे। तो किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग, देखिए अंग प्रत्यंग मतलब क्या होता है, ऑर्गन एंड सब ऑर्गन। अंग प्रत्यंग का विश्लेषण, उसके बारे में विस्तार से समझना तथा विवेचन व्याकरण करा तथा उसके बारे में हमें बहुत ही गहराई से जानना। किसी भी भाषा के बारे में हमें गहराई से जानना या उस भाषा के बारे में विस्तार से बात करना, ये क्या कहलाता है, व्याकरण। आगे इसी प्रकार अगर देखेंगे तो जिस प्रकार शरीर के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन शरीर शास्त्र कहलाता है। आप लोग देखते हैं कि शरीर में हमारे कितने अंग हैं और सभी अंग को हमें पढ़ने के लिए ऑर्गन्स है, सब ऑर्गन्स है। इसी चीज को हम लोग शरीर शास्त्र कहते हैं। और जैसे देश प्रदेश के आंतरिक संरचना आदि का विश्लेषण, देश प्रदेश के बारे में हमें उसके आंतरिक संरचना के बारे में हमें अंदर तक जानने की जो प्रक्रिया है वो हम किताबों में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ये सब आप लोग पढ़ते हैं किसी भी देश के बारे में। इसी प्रकार व्याकरण का भी जो है आप लोग देख सकते हैं, व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। जिस प्रकार आप लोग अनुशासन का नाम सुने होंगे, उसी प्रकार का शब्दानुशासन, जो शब्दों को अपने शासन के अनुसार ठीक ठीक चलाता है और ठीक ठीक सेंटेंस में, वाक्य में यूज करते हैं। इस प्रकार से हम लोग व्याकरण का जो है परिभाषा और देखेंगे। इसका अर्थ होता है जो शब्दों को अनुशासन में रखता है, शब्दों को ये बताता है कि किस शब्द का प्रयोग किसके बाद होगा। आगे देखिए कि किसी शब्द का किस तरह प्रयोग करना है, ये सब हमें व्याकरण बताता है। आप एक व्याकरण का परिभाषा ले सकते हैं कि व्याकरण का अर्थ होता है शब्दानुशासन। ऐसा आप समझ सकते हैं, ऐसा ग्रंथ जो हमें बताता है कि किसी भी शब्द को किस प्रकार बोला जाए, किस प्रकार लिखा जाए। यही चीज जो है हम व्याकरण में पढ़ते हैं और इसी को हम व्याकरण कहते हैं। हमारे स्लाइड पे चलेगा, अब देखिए हमें पहले भाषा के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट इंट्रोडक्शन करते हैं। किसी भी देश के बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम उसके भाषा को जानना पड़ता है, ना ही उसका कोई क्षेत्र जानना पड़ता है, ना ही हमें किसी से मिलने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हिंदी बोल रहा है तो आप समझ जाइएगा वो भारत का है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति नेपाली भाषा में बात कर रहा है तो आप कहिएगा वो नेपाल का है। अगर कोई जापानी भाषा में बात कर रहा है तो आप कहिएगा वो जापान का व्यक्ति है। इसी प्रकार हम लोग किसी भी भाषा को सीखने से पहले सर्वप्रथम उसके व्याकरण को हमें अंदर तक, गहराई तक सीखना पड़ेगा। जब हम उसके व्याकरण को सीख जाते हैं तो फिर हमें पढ़ने में, उस भाषा को समझने में बहुत ही सरलता महसूस होती है। आगे चलिए देखिए, हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए या पढ़ने के लिए या लिखने के लिए
सर्वप्रथम उसके व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण में जितने भी भाषा को बोलने के नियम हैं सब संग्रहित किए हुए हैं। इसीलिए हम लोग व्याकरण को पढ़ते हैं कि सभी नियम को हमें फिर पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण के जब भेद पढ़ेंगे उसमें हम उस भाषाओं के, उस शब्दों के फिर वर्ण आएगा, आपको उसके नियम पढ़ने, किस प्रकार हम कोई चीज़ डिलीवर करते हैं, कोई चीज़ किसी के पास पहुंचाते हैं भाषा के अनुसार, टेक्स्ट मैसेज के अनुसार, ये किया करते हैं। व्याकरण की किताबी परिभाषा जो आप लोग बहुत बच्चे से रटते आ रहे हैं और टीचर लोग आपको यही परिभाषा पढ़ाने के बाद सीधे नीचे लेके चले जाते हैं कि नहीं बाबू बस इतना वो परिभाषा है, उसके बाद व्याकरण में कुछ नहीं है। आज हम आपको बहुत सारा चीज बताएंगे कि व्याकरण में कितना कुछ है और आप लोग कितना कुछ भूल रहे हैं पढ़ने के लिए। चलिए, व्याकरण हम उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की उत्पत्ति, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीख जाता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। अब आप एक चीज गौर कर रहे हैं, यहाँ अशुद्ध क्यों नहीं, शुद्ध ही क्यों है? क्या है मैं शुद्ध नहीं लिख सकता, शुद्ध शुद्ध पढ़ना? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि शुद्ध का अर्थ होता है, एक छोटा अर्थ हम लेके चले, किसी चीज की शुद्धता उसके सटीकता पे, उसके सही होने पे, उसके कुछ अर्थ होने पर निर्भर करती है। अगर कोई शुद्ध शब्द लेते हैं तो शुद्ध शब्द का अर्थ हुआ कि वह एक अर्थपूर्ण शब्द है, वो हमें पूर्ण रूप से एक अर्थ देगा जिसको पढ़ के हम कुछ समझ सकते हैं। देखिए, शुद्ध वर्ण या शुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, शुद्ध वर्ण या शुद्ध शब्द का अर्थ होता है जिस वर्ण या शब्द का सही अर्थ निकले, उसका कुछ अर्थ जिसे हम समझ सके, उसे शुद्ध वर्ण या शब्द कहते हैं। यही आप उठा के इसमें डाल दीजिए कि शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना जो आप सीखते हैं वो व्याकरण की हेल्प से सीखते हैं। और आप पता चल गया आपको शुद्ध का मतलब आप सटीकता समझ लीजिए, सरलता समझ लीजिए और जो है अर्थपूर्ण शब्द या वर्ण समझ लीजिए। ठीक है, हम आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा क्या अब हमारा देखिए टॉपिक है कि व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हमें किसी के बारे में सर्वप्रथम पता लगाने के लिए हमें जानना पड़ता है वह कहाँ रहता है, उसका ऐतिहासिक ज्योग्राफिक क्या चीज़ है, ऐतिहासिक चीज, भौगोलिक चीज, उसका क्या चीज़ है और वो क्या पीछे क्या था, अभी क्या है, अभी क्या कर रहा है, पीछे क्या कर रहा था, ये सब चीज़ हमें जानना पड़ता है, तब हम किसी के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार से देखते हैं कि लड़की वाला जब किसी लड़के वाले के यहाँ जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, लड़का का हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल करता है कि कहाँ था लड़का, पहले कहाँ रहता था, कहाँ से पढ़ाई किया है और इसका पहले क्या काम कर रहा था, इसका हिस्ट्री क्या है, कितना अच्छा है, क्या खाता है, क्या पीता है। इसी प्रकार से हम व्याकरण में भी इसका इतिहास देखेंगे कि व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से निकल कर हमारे पास आया और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया गया और आज तक हम लोग इसका प्रयोग कर ही रहे हैं। चलिए हम लोग आते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में 4 प्रकार के वेद पाए जाते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ ऋग्वेद जो हमें क्या सिखाता है, हमें अपने धर्म के बारे में सिखाता है, हमें अपने धर्म के प्रति अग्रसर होना चाहिए। उसके बाद है यजुर्वेद जो हमें सिखाता है अर्थ और मोक्ष के बारे में, मोक्ष के बारे में हम किस प्रकार का कर्म करें, किस प्रकार का धर्म करें जो हमें अच्छी चीज़ों की प्राप्ति हो। और देखिए, अर्थवेद क्या सिखाता है आपको, पैसे के बारे में, आपके धन पूंजी के बारे में आपको अर्थवेद ज्ञान देता है। इसके बाद सामवेद जो आपकी काम, आपकी भावना, आपकी इच्छा को बताता है, आपका क्या चीज़ का इच्छा है, ये सब के बारे में हमें बताता है सामवेद। और जो कि लगभग 5000 वर्ष पुराना है हमारा ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना ग्रंथ है अभी तक के सभी ग्रंथों में, वो लगभग 5000 वर्ष पुराना ग्रंथ है। तो इनमें सबसे पुराना वेद जो सभी वेदों में सर्वश्रेष्ठ है वो ऋग्वेद है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद को पढ़ने पर जब हमारे ऋषियों ने बहुत ही मेहनत करके ऋग्वेद को जांच किया, ऋग्वेद को चेक किया, तो हमें क्या पता चला कि ऋग्वेद के अंदर व्याकरण की एकदम मुझे सभी नियमों की शुद्धता से पालन की जा रही थी। व्याकरण के नियमों को सही से नोट करके सही से पढ़ा जा रहा था। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, देखिए ऋग्वेद को पढ़ने पर हमें पता चला कि इसकी शब्द रचना में व्याकरण के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि व्याकरण भी बहुत पुराना है। अर्थात आप समझ रहे हैं जब ये हमारे ऋग्वेद 5000 वर्ष पीछे लिखे जा चुके हैं तो हमारा व्याकरण भी 5000 पहले इसका निर्माण हो चुका था व्याकरण का, बस हमें नॉलेज नहीं थी। अब हम लोग जब अपने ग्रंथ को पढ़े हैं तो हमें पता चला है कि व्याकरण आज नहीं आया, व्याकरण आज से 10 साल 20 साल पहले नहीं, करीब हमारे पास 5000 वर्ष पहले से व्याकरण उपलब्ध है। ये बात हम लोग देखते हैं। चलिए
जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वेद भारत का वेद है। आप ये जानते हैं कि व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद हमारा भारत का वेद है और ये हिंदू धर्म का वेद है। इससे यह सिद्ध होता है कि व्याकरण की उत्पत्ति हमारे महान देश भारत में ही हुई है। अगर ऋग्वेद भारत में बनाया गया है, अगर वो 5000 वर्ष पुराना है और वो भारत का है, तो हम इस अनुसार यदि इसका यूज व्याकरण का उपयोग अगर ऋग्वेद में है तो इसका अर्थ है कि व्याकरण जो है वो 5000 वर्ष ऋग्वेद में ही पालन हो रहा है उसके नियमों का, और वो चलते आ रहा है 5000 वर्षों से हमारे पास। आगे देखेंगे हम लोग स्लाइड में क्या क्या है। चलिए अब हम लोग देखेंगे थोड़ा कनेक्शन बिटवीन संस्कृत ग्रामर एंड हिंदी ग्रामर। अब देखिए थोड़ा सा अब हम देखेंगे कि संस्कृत और व्याकरण का क्या संबंध है। चलिए, हमारे देश में संस्कृत को दिव्य वाणी भी कहा जाता है। आप लोग ये बात जानते होंगे कि आज भी आप कभी सीरियल देखते हैं या कोई शो देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि पुरानी जितने भी जो है कथा हो चुकी है, उन्होंने जितने भी काम हो चुके हैं वो बहुत सारे संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं। महाग्रंथ, उपग्रंथ जो आप देख लीजिए, उपनिषद देख लीजिए, आपके पास वो संस्कृत में है, वेद आपके पास संस्कृत में है। अब हम लोगों ने उसका रूपांतरण कर लिया है हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, और बहुत सारे उसका गीता का आप लोग जानते हैं रूपांतरण करके मैक्स मूलर ले गया था जर्मनी पढ़ने के लिए, अपने देशों को बांटने के लिए। इतना हमारा देश महान है। चलिए आगे देखिए, हमारे देश में संस्कृत को देववाणी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है देवताओं की वाणी। देववाणी का अर्थ होता है देवताओं की वाणी। वैसी वाणी जो देवताओं के द्वारा बोली जाती थी उन्हें हम देववाणी भी कहते हैं। और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है जो देवों के नगर से निकली है। ये आप लोग देख रहे हैं, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है। आप लोग के वीवीआई में मैं डाल रहा हूँ ये चीज कि सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है और सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत ही है। आगे चलिए, महान वेदांती मैक्स मूलर ने अपने एक भाषण जिसका नाम भारत से हम क्या सीखे, अगर आप 10th क्लास में होंगे तो आपका एक चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, जो एक भाषण है जो कि मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने मैक्स मूलर ने भारत की प्रशंसा करते हुए बहुत सारे ऐसे चीज बताए हैं कि भारत की संस्कृति सबसे पुरानी है, भारत की भाषा सबसे पुरानी है, भारत की संस्कृत भाषा से कितने ही भाषा निकले, इन सभी के बारे में मैक्स मूलर जी ने कहा है। चलिए, भारतीय संस्कृति सभ्यता का बखान करते हुए कहा है भारत की संस्कृति सबसे प्राचीनतम है। और देखिए, और यहाँ की संस्कृति भाषा सभी भाषाओं की जननी है। आप देख रहे हैं, मैं आपको क्या बताया, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, नेपाली आदि भाषाएं, सभी भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। आप जब इस पर गौर कीजिएगा, अगर इसका विखंडन कीजिएगा, इसको तोड़िएगा और इसे शब्द अनुसार समझिएगा तो ये सभी भाषाएं कुछ ना कुछ आपको संस्कृत से ही मिलती जुलती दिखाई पड़ेगी। और हम जो लोग जो पढ़ते हैं हिंदी भाषा, वो अर्ध रूप से कहिए, अर्ध रूप से ज़्यादा रूप से कहिए कि वो संस्कृत से मिल के आई है। तब जब हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो हमें पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, हमारा बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं और हिंदी संस्कृत से ही लिया गया है। चलिए, हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण लगभग संस्कृत भाषा और संस्कृत व्याकरण के समान है, क्योंकि हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आप लगभग आधा संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं और लगभग आप इंग्लिश व्याकरण भी आधा पढ़ लेते हैं। मगर पूर्ण रूप से आप ये बात नहीं समझिएगा कि अगर हम पूर्ण रूप से इंग्लिश भाषा पढ़ ले, इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेते हैं तो हमारा हिंदी व्याकरण भी कवर हो जाएगा और संस्कृत व्याकरण भी कवर हो जाएगा। ये आप पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों भाषा जरूर ही संस्कृत से हिंदी लिया गया है, मगर पूर्ण रूप से नहीं, अर्ध रूप से लिया गया है। इसीलिए जब हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो हमें फिर जो है अर्ध रूप से संस्कृत व्याकरण का उपयोग होगा। ठीक है, आज हम लोग का व्याकरण का सेशन यहीं पर खत्म हो रहा है। आप लोग के लिए मैं चाह रहा हूँ कि और नए नए ग्रामर के सेशन लाऊं आप लोग के लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और जो है आपके लिए आज से मैं ग्रामर का पर डे
एक वीडियो आज हमारा लेक्चर फर्स्ट था, जिसमें हम लोगों ने देखा व्याकरण क्या है। कल हम इसके भेद के बारे में वर्णन करेंगे और इसके बारे में आगे हम कल चर्चा करेंगे लेक्चर 2 में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ आया होगा। इससे चलते आज का व्याकरण सेशन हम लोग खत्म करने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद।